हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं जॉर्ज आर मार्टिन की मशहूर किताब अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के पहले भाग अ गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 54, जो है डेनरिस टारगेरियन के नजरिए से। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे डेनी अपने सफर के एक अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां जीत के बीच भी खामोशी है और खूनी मैदान में कदम रखते हुए उसके दिल में कई सवाल उठते हैं। उसके आसपास है मौत की गंध, जीत की कीमत और वो फैसले जो आने वाले कल को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 54। जब खाल ड्रोगो ने अपनी इच्छा पूरी कर ली तो वह उनके सोने वाले चटाईनुमा बिस्तर से उठकर उसके ऊपर टावरिंग खड़ा हो गया। अंगीठी से आती लालिमा भरी रोशनी में उसकी त्वचा पॉलिश किए हुए कांस्य जैसी चमक रही थी। चौड़े सीने पर पुराने घावों की हल्की रेखाएं उभरी हुई थी। स्याह स्याह काले बाल खुले और बंधन मुक्त उसके कंधों से होते हुए पीठ के नीचे कमर से भी बहुत आगे तक लटक रहे थे। उसका पुरुषत्व नमी से चमक रहा था। खाल के लंबे झुके हुए मूंछों के नीचे उसका मुंह हल्के से सिकुड़ा। जो घोड़ा दुनिया पर सवार होगा उसे लोहे की कुर्सियों की कोई जरूरत नहीं। डेनी ने अपनी कोहनी पर टिककर ऊपर उसकी तरफ देखा। इतना ऊंचा, इतना शानदार। उसे खासतौर पर उसके बाल पसंद थे, कभी कटे ही नहीं थे, क्योंकि उसने कभी हार नहीं देखी थी। भविष्यवाणी में कहा गया है कि वो घोड़ा धरती के छोर तक सवारी करेगा, उसने कहा। धरती का अंत काले नमकीन समुंदर पर होता है, ड्रोगो ने तुरंत जवाब दिया। उसने गर्म पानी के पीतल के कटोरे में कपड़ा भिगोकर अपने शरीर से पसीना और तेल पोंछा। कोई घोड़ा उस जहरीले पानी को पार नहीं कर सकता। फ्री सिटीज में हजारों जहाज हैं, डेनी ने कहा, जैसे वो पहले भी कह चुकी थी। लकड़ी के घोड़े जिनके 100 पैर होते हैं, जो हवा से भरे पंखों पर समुंदर पार उड़ जाते हैं। खाल ड्रोगो ये सुनना नहीं चाहता था। लकड़ी के घोड़ों और लोहे की कुर्सियों की बात अब और नहीं होगी। उसने कपड़ा गिरा दिया और कपड़े पहनने लगा। आज मैं मैदान में जाऊंगा और शिकार करूंगा, औरत पत्नी, उसने रंग बिरंगी बनियान पहनते हुए और चांदी, सोने और कांसे के भारी पदकों वाला चौड़ा बेल्ट बांधते हुए कहा। हाँ, मेरे सूरज और सितारे, डेनी ने कहा। ड्रोगो अपने ब्लड राइडर्स के साथ मैदान के महान सफेद शेर हरक्कार की तलाश में निकलेगा। अगर वो जीत कर लौटे तो उसका मन प्रसन्न होगा और शायद वो उसकी बात सुनने को तैयार भी हो जाए। जंगली जानवरों से उसे कोई डर नहीं था, न ही किसी ऐसे आदमी से जो कभी सांस ले चुका हो, लेकिन समुंदर की बात अलग थी। दोथराकी के लिए वह पानी जिसे घोड़ा पी न सके अशुभ था। समुंदर के हिलते डुलते धूसरे मैदान उन्हें अंधविश्वासी भय से भर देते थे। डेनी ने पाया था कि ड्रोगो बाकी आधे 100 खालों से हर मामले में ज्यादा साहसी था, सिवाय इस एक के। काश वह किसी तरह उसे जहाज पर चढ़ा पाती। जब खाल और उसके ब्लड राइडर्स तीर कमान लेकर सवारी करते हुए चले गए, डेनी ने अपनी दासियों को बुलाया। उसका शरीर अब इतना भारी और असहज महसूस होता था कि उन्हें अपनी मजबूत बाहों और निपुण हाथों से सेवा करते देख उसे सुकून मिलता था, जबकि पहले वह उनके इस तरह इधर उधर फड़फड़ाने से असहज हो जाती थी। उन्होंने उसे नहलाया, साफ किया और रेशमी ढीले ढाले कपड़े पहनाए। दोरा उसके बाल संवार रही थी। तभी डेनी ने झीकवी को भेजा कि सर जोरा मॉमोंट को बुलाए। शूरवीर तुरंत आ गया। उसने भी सवारों की तरह घोड़े के बालों की लेगिंग और रंगीन बनियान पहनी थी। उसके चौड़े सीने और मजबूत बाहों पर घने काले बाल थे। मेरी राजकुमारी, मैं आपकी सेवा में कैसे हाजिर हो सकता हूँ? आपको मेरे स्वामी पति से बात करनी होगी, डेनी ने कहा। ड्रोगो कहता है कि जो घोड़ा दुनिया पर सवार होगा उसके पास धरती की सारी जमीन होगी और जहरीला पानी पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कह रहा है कि रहागो के जन्म के बाद वो अपना खालासार पूरब की ओर ले जाएगा, जेड-सी के चारों ओर के देशों को लूटने। सर जोरा सोच में पड़ गया। खाल ने कभी 7 किंगडम्स नहीं देखे,
उसने कहा। उसके लिए वे कुछ नहीं है। अगर वह उनके बारे में सोचता भी होगा तो बस कुछ छोटे द्वीप, चट्टानों से चिपके हुए छोटे छोटे शहर जैसे लोराथ या लिस, तूफानी समुद्रों से घिरे हुए। पूरब की दौलत उसे कहीं ज्यादा लुभावनी लगती होगी, लेकिन उसे पश्चिम की ओर सवारी करनी होगी, डेनी ने लगभग निराश होकर कहा। कृपया मेरी मदद कीजिए कि वो समझे। उसने कभी सेवन किंगडम्स नहीं देखे थे, न ही ड्रोगो ने, लेकिन अपने भाई की कई कहानियों से उसे ऐसा लगता था जैसे वो उन्हें जानती हो। विसेरिस ने 1000 बार वादा किया था कि एक दिन वो उसे वापस ले जाएगा, लेकिन अब वो मर चुका था और उसके वादे उसके साथ दफन हो गए थे। दोथराकी अपने समय पर अपने कारणों से काम करते हैं, शूरवीर ने जवाब दिया। धैर्य रखिए राजकुमारी, अपने भाई की गलती मत दोहराइए। हम घर लौटेंगे, मैं आपको वादा करता हूं। घर? इस शब्द ने उसे उदास कर दिया। सर जोरा का तो भालू द्वीप था, लेकिन उसका घर क्या था? बस कुछ कहानियां, नाम जिन्हें वह प्रार्थना की तरह दोहराती थी, लाल दरवाजे की धुंधली याद। क्या वैस दोथराक ही उसका घर बनने वाला था? जब वह दोष खालिन की वृद्धाओं को देखती, तो क्या वह अपने भविष्य को देख रही थी? शायद सर जोरा ने उसके चेहरे पर वह उदासी देख ली थी। रात में एक बड़ा कारवां आया है, खलीसी। 400 घोड़े पेंटोस से नॉर्वोस और कोहोर होते हुए व्यापारी कप्तान बायन बोतिरिस के नेतृत्व में। इलिरियो ने शायद कोई पत्र भेजा हो। क्या आप वेस्टर्न मार्केट देखना चाहेंगी? डेनी हिली। हाँ, उसने कहा, मुझे अच्छा लगेगा। बाजार तब जीवंत हो उठता था जब कोई कारवां आता था। आप कभी नहीं जानते थे कि व्यापारी इस बार कौन से खजाने लेकर आएंगे, और फ्री सिटीज की तरह फिर से वेलेरियन भाषा सुनना भी अच्छा होता। इरी, कहो कि पालकी तैयार करें। मैं आपके खास को बता देता हूं, सर जोरा ने कहा और चला गया। अगर खाल ड्रोगो उसके साथ होता तो डेनी अपनी चांदी सवारी करती। दोथराकी में औरतें लगभग प्रसव के समय तक घोड़े पर रहती थीं, और वह अपने पति को कमजोर दिखाना नहीं चाहती थी। लेकिन जब खाल शिकार पर था, तो लाल रेशमी पर्दों वाली पालकी में नरम गद्दों पर लेटकर वैस दोथराक पार करना सुखद था। सर जोरा उसके साथ घोड़े पर सवार हो चला। उसके खास के 4 जवान और उसकी दासियां साथ थी। दिन गर्म और बादल रहित था, आसमान गहरा नीला। जब हवा चलती तो घास और मिट्टी की समृद्ध खुशबू महसूस होती। पालकी जब चुराए हुए स्मारकों के नीचे से गुजरती तो धूप से छाव में और छाव से धूप में आती जाती रहती। डेनी झूलती हुई आगे बढ़ी, मृत नायकों और भूले बिसरे राजाओं के चेहरे देखती हुई। वह सोच रही थी कि क्या जले हुए शहरों के देवता अब भी प्रार्थनाएं सुनते होंगे। अगर मैं ड्रैगन के खून की न होती, उसने हल्की उदासी से सोचा, तो यह मेरा घर हो सकता था। वह खलीसी थी, उसके पास एक ताकतवर पुरुष और तेज घोड़ा था, दासियां उसकी सेवा में थीं, योद्धा उसकी रक्षा के लिए थे, और बुढ़ापे में उसके लिए दोष खालिन में एक सम्मानित जगह इंतजार कर रही थी। और उसकी कोख में एक बेटा पल रहा था, जो एक दिन दुनिया पर सवारी करेगा। किसी भी औरत के लिए यह काफी होना चाहिए था, लेकिन ड्रैगन के लिए नहीं। विसेरिस के चले जाने के बाद डेनी आखिरी थी, बिल्कुल आखिरी। वह राजाओं और विजेताओं का बीज थी, और उसकी कोख में पलता बच्चा भी। उसे यह भूलना नहीं था। वेस्टर्न मार्केट एक विशाल चौकोर मैदान था, जो मिट्टी से बने घरों, पशु बाड़ों और सफेद पुती मदिरालयों से घिरा था। जमीन से उभरे टीले ऐसे लगते थे जैसे कोई विशाल भूमिगत दैत्य सतह तोड़कर बाहर आ रहा हो, और काले मुंह नीचे ठंडी गुफानुमा कोठारों में जाते थे। चौक का अंदरूनी हिस्सा घास से बने छायादार शामियानों के नीचे टेढ़े मेढ़े रास्तों और असंख्य दुकानों का जाल था। जब वे पहुंचे तो 100 से ज्यादा व्यापारी और सौदागर अपना माल उतारकर दुकानें सजाने में लगे थे। फिर भी महान बाजार पेंटोस और दूसरी फ्री सिटीज के भीड़ भाड़ वाले बाजारों की तुलना में शांत और सुनसान लग रहा था।
सर जोरा ने समझाया था कि कारवा पूरब और पश्चिम से वेस्ट दोथराक इसलिए आते थे ताकि आपस में व्यापार कर सकें, दोथराकी से नहीं। सवार उन्हें बिना छेड़े आने जाने देते थे, बस इतना था कि वे पवित्र नगरी की शांति बनाए रखें, मदर ऑफ माउंटेन्स और वूम्ब ऑफ द वर्ल्ड का अपमान न करें और दोष खालेन की वृद्धाओं को नमक, चांदी और बीज का पारंपरिक तोहफा दें। दोथराकी को असल में खरीद बिक्री की यह कला समझ में नहीं आती थी। डेनी को पूरब के बाजार की अजीबियत भी बहुत भाती थी, उसकी अनोखी शक्लें, आवाजें और खुशबुएं। वह अक्सर अपनी सुबह वहीं बिताती, कभी पेड़ों के अंडे कुतरते हुए, कभी टिड्डियों की पाई और हरी नूडल्स खाते हुए। वह जादूगायक की ऊंची, लहरदार आवाजें सुनती, चांदी के पिंजरों में बंद मैंटिकोर को देखती, विशाल धूसर हाथियों को निहारती और जोगोस नाई के काले सफेद धारीदार घोड़ों पर हैरान होती। उसे लोग देखना भी अच्छा लगता, गंभीर और सावले अशाई के लोग, लंबे और गोरे कारथी, बंदर पूंछ वाली टोपियां पहने याइटी के चमकीली आंखों वाले आदमी, बयासाभात, शामेरियाना और कया कायनाया की योद्धा स्त्रियां, जिनके स्तनों में लोहे के छल्ले और गालों में माणिक जड़े होते, और यहाँ तक कि डरावने छाया पुरुष भी, जो अपनी बाहों, टांगों और सीने पर गुदवाए चित्र छिपाते और चेहरों को मुखौटों के पीछे ढकते थे। पूरब का बाजार डेनी के लिए अद्भुत और जादुई जगह थी, लेकिन पश्चिम के बाजार में घर की खुशबू थी। जब इरी और चीकवी ने उसे पालकी से उतरने में मदद की, उसने गहरी सांस ली और लहसुन और मिर्च की तीखी गंध पहचानी, गंधें जो उसे टायरोश और मीर की गलियों के पुराने दिनों में ले गईं, और उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान बिखेर दी। उनके नीचे उसे लिस के मादक, मीठे इत्र की खुशबू मिली। उसने गुलामों को महीन मीरिश लेस और दर्जनों गहरे रंगों में उम्दा ऊन के गट्ठर उठाए चलते देखा। कारवा के पहरेदार गलियों में तांबे के हेलमेट और पीली रजाईदार सूती ट्यूनिक पहने घूमते थे, उनकी चमड़े की बुनी बेल्टों से खाली म्यानें लटक रही थी। एक दुकान के पीछे एक लोहार सोने चांदी से बने जटिल नक्शों वाले इस्पाती ब्रेस्टप्लेट और अजीबोगरीब जानवरों के आकार के बने हुए हेल्म दिखा रहा था। उसके बगल में एक सुंदर युवती लैनिस्पोर्ट की सुनहरी कारीगरी, अंगूठियां, ब्रोच, गले के हार और कमर में पहनने योग्य शानदार मेडल बेच रही थी। उसके स्टॉल की रखवाली एक विशाल हिजड़ा कर रहा था, गूंगा, बाल रहित, पसीने से भीगे मखमल में लिपटा और पास आने वालों को घूरता हुआ। सामने की ओर याइटी का मोटा कपड़े का व्यापारी अपने बंदर पूंछ वाली टोपी को हिलाते हुए हरे रंग की कीमत पर एक पेंटोशी से मोलभाव कर रहा था। जब मैं छोटी थी, मुझे बाजार में खेलना बहुत अच्छा लगता था, डेनी ने सर जोरा से कहा, जब वे छायादार गलियारे में चलते हुए स्टॉलों के बीच घूम रहे थे। वहां इतनी रौनक होती थी, लोग हंसते चिल्लाते, देखने को कितनी अद्भुत चीजें। हालांकि हमारे पास शायद ही कभी कुछ खरीदने के लिए सिक्के होते, सिवाय कभी कभार किसी सॉसेज या शहद की मिठाई के। क्या सेवन किंगडम्स में शहद की मिठाई मिलती है, जैसी टायरोश में बनाते हैं? केक है क्या? कह नहीं सकता, राजकुमारी, योद्धा ने झुककर कहा। अगर आप अनुमति दें तो मैं कप्तान से मिलकर देखूं कि हमारे लिए कोई चिट्ठी है या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें ढूंढने में मदद कर दूंगी। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं, सर जोरा ने नजरें फेर लीं, कुछ अधीर से। आप बाजार का आनंद लें, मैं काम खत्म होते ही लौट आऊंगा। डेनी ने उसे भीड़ में जाते हुए देखा और सोचा, अजीब है, शायद वह व्यापारी कप्तान से मिलने के बाद किसी औरत को ढूंढने जा रहा हो। वह जानती थी कि कारवां के साथ वेश्याएं भी अक्सर चलती हैं, और कुछ मर्द अपने संबंधों को लेकर अजीब तरह से शर्मीले होते हैं। उसने कंधे उचका दिए। चलो, उसने बाकी लोगों से कहा। उसकी दासियां पीछे पीछे चली, जबकि डेनी फिर से बाजार में घूमने लगी। अरे देखो, उसने दोरिया से कहा, यही वे सॉसेज हैं जिनकी मैं बात कर रही थी। उसने एक छोटे से स्टॉल की ओर इशारा किया, जहां एक बूढ़ी औरत गरम पत्थर पर मांस और प्याज सेंक रही थी। ये बहुत सारा लहसुन और मिर्च डालकर बनाते हैं। अपनी खोज से खुश होकर
डेनी ने जिद की कि सब लोग सॉसेज लें। उसकी दासियां हंसते खिलखिलाते अपने सॉसेज जल्दी जल्दी खाने लगीं, जबकि उसके खास के मर्द ग्रिल किए मांस को शक भरी नजरों से देख रहे थे। इनका स्वाद कुछ अलग है जैसा मुझे याद था, डेनी ने कुछ कौर लेने के बाद कहा। पेंटोस में मैं इन्हें सुअर के मांस से बनाती थी, बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन दोथराकी समुद्र में मेरे सारे सुअर मर गए। ये घोड़े के मांस के हैं, खालिसी, पर मसाले वही हैं। ओह, डेनी को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन क्वारो को इतना पसंद आया कि उसने एक और ले लिया और रखारो ने उसे मात देने के लिए 3 और खा लिए, ऊंची डकार के साथ। डेनी खिलखिला दी। आप हंसी नहीं थी जब से आपके भाई खाल रघात को द्रोगों ने ताज पहनाया था, इरी ने कहा। आपको मुस्कुराते देखना अच्छा लग रहा है, खालिसी। डेनी हल्के से शर्मा गई। हंसना मीठा था। उसे आधी बच्ची जैसा महसूस हुआ। उन्होंने आधी सुबह घूमते हुए गुजारी। डेनी ने समर आइल्स का एक सुंदर पंखों वाला लबादा देखा और उसे तोहफे के तौर पर ले लिया। बदले में उसने व्यापारी को अपनी कमर से एक चांदी का मेडल दे दिया। दोथराकी में यही रिवाज था। एक पक्षी बेचने वाले ने हरेलाल तोते को उसका नाम सिखा दिया, जिससे डेनी फिर हंसी, लेकिन उसने उसे लेने से मना कर दिया। खालसार में वह हरेलाल तोते का करती भी क्या? हाँ, उसने 12 शीशियां इत्र की ली, अपने बचपन की महके। बस आंखें बंद कर उनकी खुशबू सूंघते ही वह फिर से लाल दरवाजे वाले बड़े घर में पहुंच जाती। जब दोरिया ने एक जादूगर के स्टॉल पर उर्वरता का ताबीज ललक भरी नजरों से देखा, तो डेनी ने वह भी ले लिया और उसे दे दिया, सोचते हुए कि अब इरी और चीकवी के लिए भी कुछ लेना चाहिए। एक मोड़ मुड़ते ही वे एक शराब बेचने वाले के सामने पहुंचे, जो राहगीरों को अंगूठे जितने प्यालों में शराब चखवा रहा था। मीठी लाल, वह धारा प्रवाह दोथराकी में पुकार रहा था, मेरे पास लिस और वोलांटिस और आर्बर की मीठी लाल है। लिस की सफेद, टायरोशी नाशपाती की ब्रांडी, फायर वाइन, पेपर वाइन, मीर का हल्का हरा अमृत, स्मोकबेरी की भूरी और अंदाल की खट्टी, मेरे पास सब है, सब है। वह एक छोटा, दुबला पतला और सुंदर आदमी था, जिसके सुनहरे बाल लिस के फैशन के मुताबिक घुंघराले और सुगंधित थे। जब डेनी उसके स्टॉल के सामने रुकी, वह गहराई से झुक गया। खालिसी के लिए एक स्वाद? मेरे पास डॉर्न की मीठी लाल है, जो आलू बुखारे, चेरी और गहरे ओक की खुशबू गाती है। एक पिपा, एक प्याला, एक घूंट, एक स्वाद, और आप अपने बेटे का नाम मेरे नाम पर रख देंगी। डेनी मुस्कुराई। मेरे बेटे का नाम तो है, पर मैं तुम्हारी समर वाइन जरूर चखूंगी, उसने वेलेरियन में कहा, जैसा आजाद शहरों में बोला जाता था। इतने समय बाद यह भाषा उसके लिए अजनबी सी लगी। बस एक स्वाद, अगर तुम कृपा करो। व्यापारी ने शायद उसे उसके कपड़ों, तेल लगे बालों और धूप में तपे रंग की वजह से दोथराकी समझ लिया था। जब उसने बोला, तो वह हैरान रह गया। मेरी बीबी, आप टायरोशी हैं? क्या यह सच है? मेरी बोली टायरोशी हो सकती है और मेरा लिबास दोथराकी, लेकिन मैं वेस्टरोस की हूं, सनसेट किंगडम्स की, डेनी ने कहा। दोरिया आगे आई। तुम्हें यह सम्मान मिला है कि तुम डेनरिस टारगेरियन से बात कर रहे हो, डेनरिस स्टॉर्मबॉर्न, सवार पुरुषों की खालिसी और 7 किंगडम्स की राजकुमारी। शराब व्यापारी घुटनों के बल बैठ गया। राजकुमारी, उसने सिर झुकाते हुए कहा। उठो, डेनी ने आदेश दिया। मैं फिर भी वह समर वाइन चखना चाहूंगी जिसका तुमने जिक्र किया था। वह तुरंत खड़ा हो गया। वह डॉर्न की घटिया चीज, राजकुमारी के लायक नहीं। मेरे पास आर्बर की सूखी लाल है, कुरकुरी और लजीज। कृपया मुझे आपको एक पिपा देने दें। खाल द्रोगो को आजाद शहरों के दौरे पर अच्छी शराब का स्वाद लग गया था, और डेनी जानती थी कि इतनी उम्दा शराब उसे पसंद आएगी। तुम मुझे सम्मान दे रहे हो, सर, उसने मीठे स्वर में कहा।
सम्मान तो मेरा है। व्यापारी ने अपने स्टॉल के पीछे से एक छोटा ओक का पिपा निकाला। लकड़ी पर अंगूरों का गुच्छा उकेरा हुआ था। रेड वाइन का निशान, उसने इशारा करते हुए कहा, आर्बर की है। इससे बढ़िया पेय नहीं। खाल द्रोगो और मैं इसे साथ में पिएंगे। अग्गो, इसे मेरी पालकी तक पहुंचा दो जरा। शराब बेचने वाला खिल उठा जब दोथराकी ने पिपा उठा लिया। उसे पता भी नहीं चला कि सर जोरा लौट आए हैं जब तक उसने उनकी अजीब कड़ी आवाज नहीं सुनी। नहीं अग्गो, वह पिपा नीचे रखो। अग्गो ने डेनी की ओर देखा। उसने झिझकते हुए सिर हिलाया। सर जोरा, क्या कुछ गलत है? मुझे प्यास लगी है। खोलो इसे, शराब बेचने वाले, सर जोरा ने कहा। व्यापारी ने त्योरिया चढ़ाई। ये शराब खालिसी के लिए है, तुम्हारे जैसे के लिए नहीं, सर। सर जोरा आगे बढ़े, अगर तुमने नहीं खोला तो मैं तुम्हारा सिर फोड़कर खोल दूंगा। पवित्र नगरी में उनके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उनके हाथ। मगर वे हाथ ही काफी थे, मजबूत, कठोर, खतरनाक, जिनकी उंगलियों पर मोटे काले बाल थे। वाइन व्यापारी ने पल भर सोचा, फिर हथौड़ा उठाकर पीपे का ढक्कन तोड़ दिया। उड़ेलो, सर जोरा ने आदेश दिया। डेनी के खास के 4 जवान योद्धा उनके पीछे खड़े थे, गहरी बादाम सी आंखों से देखते हुए। इतनी उम्दा शराब को बिना सांस लेने का वक्त दिए पीना अपराध होगा, व्यापारी ने कहा, हथौड़ा अभी भी पकड़े हुए। जोगो ने अपनी कमर से कोड़ा निकालना चाहा, लेकिन डेनी ने हल्के से हाथ रखकर उसे रोक दिया। जैसा सर जोरा कह रहे हैं वैसा करो, उसने कहा। भीड़ रुककर देखने लगी। व्यापारी ने डेनी की ओर एक तिरछी, नाराज नजर डाली, जैसा राजकुमारी चाहे। उसने हथौड़ा रखा और पीपा उठाया। 2 छोटे छोटे प्यालों में इतनी सफाई से डाला कि एक बूंद भी न गिरी। सर जोरा ने प्याला उठाया, सूंघा और भौहें सिकोड़ ली। मीठी है, ऐ ना? व्यापारी मुस्कुराया। क्या तुम्हें इसका फलसा खुशबूदार स्वाद महसूस हो रहा है, सर? चखो और बताओ, क्या यह तुम्हारी जुबान को छूने वाली सबसे बेहतरीन शराब नहीं है? सर जोरा ने प्याला उसे बढ़ा दिया। पहले तुम चखो। मैं? व्यापारी हंसा। मैं इस खास शराब के लायक नहीं, मालिक। और कोई भी अच्छा व्यापारी अपनी शराब खुद नहीं पीता। उसकी मुस्कान नरम थी, लेकिन डेनी ने उसके माथे पर पसीना चमकते देखा। तुम पियोगे? डेनी की आवाज बर्फ सी ठंडी हो गई। प्याला खाली करो, वरना मैं इन्हें कहूंगी कि तुम्हें पकड़ लें और सर जोरा पूरा पीपा तुम्हारे गले से उतार देंगे। व्यापारी ने कंधे उचकाए, प्याले की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन झटके से पीपे को उठाकर दोनों हाथों से उसकी ओर फेंक दिया। सर जोरा ने झपटकर डेनी को धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। पीपा उनके कंधे से टकराया और जमीन पर फट गया। डेनी लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी। नहीं, उसने चीखते हुए हाथ फैलाए, लेकिन दोरिया ने बाह पकड़कर उसे खींच लिया, जिससे वह पेट के बल नहीं गिरी, बल्कि अपने पैरों पर आ गिरी। व्यापारी स्टॉल लांघकर भागा, अग्गो और राखारो के बीच से निकल गया। ख्वारो ने अराख पकड़ना चाहा, मगर हथियार वहां था ही नहीं, और सुनहरे बालों वाला वह आदमी उसे धक्का देकर आगे निकल गया। जोगो का कोड़ा लहराया, चमड़े का फंदा व्यापारी के पैर में लिपट गया। वह मुंह के बल धूल में गिर पड़ा। कारवा के दर्जन भर पहरेदार दौड़ते आए। उनके साथ आया व्यापारी कप्तान ब्यान बोतिरिस, छोटा सा, चमड़े सी त्वचा वाला, नीली मूछें कानों तक मुड़ी हुई। उसने बिना कुछ सुने समझ लिया क्या हुआ। इसे खाल के आदेश का इंतजार करने के लिए ले जाओ, उसने कहा। इसका माल भी तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूं, राजकुमारी। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि मेरे किसी आदमी ने ऐसा किया। दोरिया और चीकवी ने डेनी को उठाया। जहरीली शराब मिट्टी में रिस रही थी। तुम्हें कैसे पता चला? डेनी कांपते हुए बोली। मुझे तब तक यकीन नहीं था, खालिसी।
जब तक उसने पीने से इनकार नहीं किया। मगर इलिरियो का खत पढ़ते ही मुझे डर लगा था, सर जोरा ने कहा। डेनी को ऐसा डर महसूस हुआ जैसा उसने सिर्फ विसेरिस से महसूस किया था, लेकिन ये उससे भी बदतर था। अब डर सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि अपने बच्चे के लिए था। उसने पेट पर हाथ फेरा। तुम ड्रैगन के खून हो, नन्हे। और ड्रैगन कभी नहीं डरता। अपने वैस दोथराक के घर में उसने सबको जाने का आदेश दिया, सिवाय सर जोरा के। क्या ये गद्दार का काम है? हाँ, सर जोरा ने एक मोड़ा हुआ पत्र निकाला। रॉबर्ट बैराथियन तुम्हारे या तुम्हारे भाई की मौत के बदले जमीन और ओहदा देने को तैयार है। सिर्फ मैं, तुम और बच्चा, सर जोरा ने सख्ती से कहा। नहीं, मेरा बेटा कोई नहीं ले सकता। डेनी ने ठान लिया। वो न डरेगी न रोएगी। उसकी नजर ड्रैगन के अंडों पर गई। सर जोरा, अंगीठी जलाओ। जब अंगारे जल उठे, डेनी ने काले और लाल रंग का अंडा उठाया और उसे अंगारों में दबा दिया। फिर बाकी दोनों अंडे भी रख दिए। आंखें उन पर टिकाए रही जब तक कोयले राख न हो गए। और फिर कुछ नहीं हुआ। ड्रैगन पत्थर से नहीं बनते, उसने मन ही मन कहा। काल ड्रोगो शेर का शिकार करके लौटा। उसने वादा किया, मैं तुम्हारे लिए इसका चोगा बनवाऊंगा, मेरी जिंदगी का चांद। जब डेनी ने उसे बाजार का किस्सा बताया, उसका चेहरा सख्त हो गया। यह पहला जहर देने वाला था। आखिरी नहीं होगा, सर जोरा ने चेताया। कुछ देर चुप रहकर ड्रोगो ने कहा, वो भागा? अब वो मेरे पीछे भागेगा। मैं लोहे का सिंहासन लूंगा, सातों राज्य लूंगा, समुद्र पार करूंगा, उनके मर्द मारूंगा, औरतें लूंगा, बच्चों को दास बनाऊंगा और उनके देवताओं को मां पर्वत के चरणों में झुकाऊंगा। ये मैं कसम खाकर कहता हूं। 2 दिन बाद खालासर चल पड़ा, दक्षिण और पश्चिम की ओर। डेनी अपनी सिल्वर पर, ड्रोगो लाल घोड़े पर, और शराब व्यापारी नंगा, गले और हाथों में जंजीर, उसके घोड़े की लगाम से बंधा, पीछे पीछे दौड़ता हुआ। जब तक वो साथ दौड़ सकता था, उसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। अब सवाल यह है कि क्या ड्रोगो सच में लोहे का सिंहासन ले पाएगा, या ये कसम उसके लिए विनाश लेकर आएगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए।